नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार है कृत संकल्प। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर वालों को दिया नए साल का तोहफा। दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। फेज 5A के तहत 12,015 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 3 नए कॉरिडोर। 16 किलोमीटर की लंबाई में होंगे 13 नए मेट्रो स्टेशन। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। किसी भी नए खनन पट्टे पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। सभी संबंधित राज्यों को जारी किए स्पष्ट निर्देश। बांग्लादेश की हिंसा पर देश में आक्रोश जारी। हिंदू संगठनों ने तमाम शहरों में जमकर किया प्रदर्शन। बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में राहुल, अखिलेश और ममता की चुप्पी पर उठाए सवाल। देश विदेश में क्रिसमस की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बधाई संदेश। समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का किया आह्वान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल अखंड भारत के पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विराट व्यक्तित्व को समर्पित है। गोमती नदी के किनारे फैला ये स्मारक करीब 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित हुआ है और करीब 220 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। पूरे परिसर का आकार कमल के फूल जैसा है। 65 फीट ऊंची ये प्रतिमाएं राजधानी में स्थापित सभी प्रमुख प्रतिमाओं में सबसे ऊंची हैं। प्रत्येक प्रतिमा का अनुमानित वजन करीब 42 टन है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र की एकता, अखंडता का बोध कराएगा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय का पाठ पढ़ाएगा और समावेशी भारत के निर्माण के लिए हर एक भारतवासी को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा करेंगे। वो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये स्थल अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणा परिसर के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ वाजपेयी जी के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिरकत की। साथ ही पार्टी के कई पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इस समारोह को और भी खास बना दिया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में
दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहे। भाजपा मुख्यालय से हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। आज बीजेपी मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बीजेपी मुख्यालय है। यहाँ पर आज शाम एक दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। पूरे बीजेपी दफ्तर में करीब 2100 दिए जलाए गए हैं और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं ये जयंती जो है वो मनाई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमें प्रेरणा दी, आज इसी वजह से उनको याद किया जाता है। उनकी जो लेखनी है और जब वो संसद में बोलते थे तो न केवल पक्ष के लोग उनको सुनते थे बल्कि विपक्ष के लोग भी उनको बेहद ध्यान से सुनते थे। कुछ कार्यकर्ता, मैम क्या कहेंगी, शताब्दी वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा लगा। हमारे बीजेपी ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी में उनका एक एक शब्द दिवाली से कम नहीं। आप सुन रहे हैं उनकी कविताएं, वो अमर थे, वो अमर हैं, वो अमर रहेंगे। हम सब लोग उनके जन्म शताब्दी के उत्सव में, जैसे आज से लेकर 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं 2100 दिए जलाए गए और दिवाली का उत्सव मनाया गया है। अपनी लेखनी से अमर रहेंगे अटल जी। अटल जी की लेखनी, उनकी व्यंग्यात्मक शैली से सब बात को कह देना, बेबाक तरीके से। पर्व जो है ना, पूरा हिंदुस्तान का पर्व है ये, उनकी जीवनी का पर्व है ये वाला। जो भी आगे देश को लेके जा रहे हैं, इनके सारथी हैं सारे वो लोग। इन लोगों को गर्व है उनके ऊपर और देश आगे बढ़ता रहेगा ऐसी उनकी जीवनी को लेके, उनकी लेखिका को लेके। जो आज भारत जो नंबर 1 की जो चल रहा है, उनकी जीवनी का कारण चल रहा है पूरा। ये इनका मार्गदर्शन सारा है, जो सब लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पे लोग। तो आज ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं, कोई दिवाली से कम नहीं है। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी हेडक्वार्टर में यहाँ पर मनाया जा रहा है और 31 तारीख तक पूरे देश में भाजपा के जो अलग अलग जो स्टेट के कार्यालय हैं वहाँ पर ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। एक छोटी सी पंक्ति से अपनी रिपोर्ट को मैं खत्म करूँगा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। दिव्यांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दिल्ली वासियों को क्रिसमस और नए साल से ठीक पहले केंद्र सरकार ने तोहफा दे दिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार मेट्रो के फेज 5A का अप्रूवल दे दिया गया है। ये कुल 16 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसमें 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। 13 में से 10 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और बाकी 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इसके लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस फेज के बनते ही दिल्ली में मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 crore. At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, railway Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers. इस लाइन में 3 कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं। पहला 9.9 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर रामकृष्ण आश्रम मार्ग से लेकर इंद्रप्रस्थ तक होगा, जिसके लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। दूसरा एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 होगा, जिसकी लंबाई कुल 2.3 किलोमीटर होगी और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मंजूरी दी गई है। तीसरा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक होगा, जिसकी लंबाई होगी 3.9 किलोमीटर और इसके लिए भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट तय किया गया है और इसे बनाने में 3 सालों का वक्त लगेगा। 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं। रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 crores. एरोसिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1
2.3 kilometers, 1,419 crores. Tughlakabad to Kalindi Kunj, 3.9 kilometers, 1,024 crore rupees. इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 tons CO2 emission every year will be saved. दिल्ली में मेट्रो विस्तार को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A प्रोजेक्ट के तहत 3 नए कॉरिडोर के लिए कैबिनेट की मंजूरी से हमारी राजधानी का मेट्रो नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे ईज ऑफ लिविंग बेहतर होगी और भीड़ कम होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के फैसले से राजधानी की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्र के इस फैसले पर दिल्ली वासियों का कहना है कि दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी की लाइफलाइन है। नए फेज के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि लोगों का सफर भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा और दिल्ली की जनता को मेट्रो विस्तार से सीधा फायदा मिलेगा। जो दिल्ली मेट्रो जो है ना, दिल्ली की लाइफलाइन तो है ही। अब ये फेज चालू होने के बाद में दिल्ली को और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। मेट्रो चालू होने के बाद में इसके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जो दिल्ली की जनता है काफ़ी खुश है इस चीज़ से। देश के लिए जो काम किया जा रहा है और हर तरीके से चारों तरफ विस्तार किया जा रहा है, खास तौर पे मेट्रो का, और इसका लोगों को बहुत अधिक पहले भी फायदा मिल रहा था जब मेट्रो बनी थी। तो नया फेज जुड़ने से लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और लोग जल्दी अपने घर पहुंच पाएंगे और ड्यूटी कर पाएंगे। दिल्ली से कनेक्टिविटी लोगों की ज़्यादा बढ़ेगी। मेट्रो विकास कर रहा है, काफ़ी जगह देखिए लोगों को सुविधा मिल रही है, लोगों को कन्वीनियंट हो रहा है, काफ़ी कुछ बहुत फ़ायदा है सर। जैसे अभी हमारे बुराड़ी के साइड में नहीं था, पर अब वहाँ पर भी मेट्रो जा रहे हैं, इससे पब्लिक बहुत खुश है। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए किसी भी नए खनन पट्टे यानी माइनिंग लीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा ताकि इस प्राचीन पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना और पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार का उद्देश्य अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के रूप में संरक्षित करना और अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके साथ ही मंत्रालय ने भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वो अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के आधार पर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों से अतिरिक्त होंगे। ICFRE को ये कार्य पूरी अरावली के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना यानी कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM तैयार करने को कहा गया है। ये योजना वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जाएगी और सार्वजनिक परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी। इस योजना के तहत सामूहिक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा। क्षेत्र की पर्यावरणीय वहन क्षमता, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी तय की जाएगी। संवेदनशील और संरक्षण आवश्यक क्षेत्रों की पहचान होगी। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के उपाय तय किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से संचालित हैं उनमें संबंधित राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। मौजूदा खनन गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्त निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अरावली क्षेत्र मरुस्थलीकरण रोकने, जैव विविधता संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों को आप? देखिए चंद्रशेखर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी है कि केंद्र सरकार ने जो संपूर्ण अरावली पर्वतमाला है उसकी रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और जो नए खनन पट्टे हैं
उस पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली से गुजरात तक जो अरावली पर्वतमाला है, वहां पर कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाए, इस बात के दिशा निर्देश आदेश केंद्र की तरफ से राज्यों को जारी किए गए। और साथ ही साथ जो संरक्षित क्षेत्र है, यानी अरावली के आसपास जो संरक्षित क्षेत्र है, उनका भी एक तरह से ध्यान रखा जाए, कैसे उसका विस्तार हो सकता है। हम जानते हैं कि इस पर अध्ययन होता है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और तीसरी बात, जहां पर पहले से खनन पट्टे दिए गए हैं, वहां पर भी एक कड़ी निगरानी रखी जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। दिल्ली एनसीआर हो या फिर राजस्थान हो या गुजरात तक जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, उसका संरक्षण हो, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बेहतर रहे, इस दिशा में ये एक बहुत ही अहम दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को। चूंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप देखें, अरावली पर्वतमाला का जो ये मुद्दा है, ये बहुत चर्चा में। और हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी कि जो अरावली जो संपूर्ण क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने के लिए या उसको संरक्षित करने के लिए सभी उपाय भारत सरकार की तरफ से किए जाएंगे। और आज शाम हमने देखा है कि ये एक बहुत अहम दिशा निर्देश राज्यों को, उन राज्यों को जहां पर अरावली पर्वतमाला गुजरती है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, जारी किए गए हैं कि कोई भी नया खनन पट्टा फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अहम कदम एक तरफ से कहें केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। और जिन खनन पट्टों को पहले जारी किया गया था, उन पर पूरे निगरानी की जाए, ये बात भी कही गई है। और तीसरी जो अहम बात है कि संरक्षित क्षेत्र का अरावली के आसपास कैसे विस्तार किया जा सकता है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो बहुत अहम फैसला, दिशा निर्देश राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से। क्या शैलेंद्र, राज्य सरकारों को कोई समय सीमा भी दी गई है इस संबंध में आगे कार्रवाई करने के लिए? देखो, पहली बात तो है कि इस दिशा निर्देश के बाद ये बहुत स्पष्ट है कि राज्य अब कोई भी नया खनन पट्टा देने के लिए जो प्रक्रिया है वो आगे उस पर नहीं बढ़ेंगे। तो वो तत्काल से ये निर्देश जारी हो गया है, यानी अगर ऐसी कोई प्रक्रिया आगे कोई राज्य सरकार सोच रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगाए। तो आज के इस आदेश के बाद कोई भी नया खनन पट्टा अरावली क्षेत्र में खनन के लिए जारी नहीं होगा। वो एक तरह से तत्काल दिशा निर्देश है। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, उसकी एक गाइडलाइंस है। जब कहीं पर खनन होता है, खासतौर पर अरावली के आसपास खनन होता क्या है कि अलग अलग राज्यों की अपनी गाइडलाइंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के दिशा निर्देश के तहत ये खनन कहां तक हो सकता है, या फिर जो राज्यों के दिशा निर्देश है उनको बहुत ही सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ये कहा गया है कि राज्य सुनिश्चित करें कि जो पहले से जो खनन पट्टे जारी हैं वो उसी गाइडलाइन के मुताबिक जिस तरह खनन पट्टे दिए गए हैं वही उसका पूरा पालन किया जाए। तीसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि अरावली के आसपास ये पता लगाने की कोशिश होती है कि संरक्षित क्षेत्र का दायरा कहां तक है, उसका कहां तक विस्तार हो सकता है, और समय समय पर हम देखते हैं कि उस पर कमेटी बनाई जाती है। तो अरावली क्षेत्र का विस्तार कैसे हो सकता है या उसके आसपास संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार कैसे हो सकता है, उस पर भी आगे बढ़ने को राज्यों को कहा गया है। तो एक बहुत बड़ा कदम एक तरह से कहें केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, जो राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये एक तरह से तत्काल दिशा निर्देश है, इसमें कोई समय सीमा की बात नहीं है। खनन पट्टे जो पहले से जारी हैं, जिन पर काम हो रहा है, उन पर तय नियमों के तहत उनकी मॉनिटरिंग की जाए। और दूसरी बात यह है कि संरक्षित क्षेत्रों के बारे में तत्काल विचार किया जाए और नए खनन पट्टे जारी नहीं किए जाए। ये सीधा दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से राज्यों को दिया गया, उन राज्यों को जहां पर अरावली पर्वतमाला है, जैसे राजस्थान हो, दिल्ली एनसीआर है, या फिर गुजरात तक जो अरावली पर्वतमाला फैली है। जी शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण ने ग्रामीणों की जिंदगी में नई ऊर्जा भर दी है। राजस्थान में गंगापुर सिटी की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि पहले जहाँ इन्हें पहले काम के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था,
अब गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कानून में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए मनरेगा को समाप्त कर नया कानून VBG राम जी संसद से पारित किया है। इस नए कानून के अनुसार अब ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। साथ ही इसका फोकस केवल अस्थायी मजदूरी पर नहीं बल्कि स्थायी आजीविका पर है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60 व 40% सहयोग रहेगा। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से ग्रामीणों को अब गांव में ही रोजगार मिलेगा, जिससे उनके परिवार का जीवन स्तर में सुधार होगा और बच्चों का पालन पोषण व पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलेगी। मोदी जी को बहुत धन्यवाद। बहुत फायदा साहब, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही फायदा होगा। पहले ही 100 दिन काम कर फिर बाहर चल जाएगा, जब अब नहीं जाना पड़ेगा, हो जाएगा काम, यही गृहस्थी का पालन हो जाएगा। ज़्यादा पैसे आएंगे वहाँ से बढ़िया, हमको रिटर्न की भी सब व्यवस्था हो जाएगी हमारी, और हमारी भी मतलब पूरा रोजगार चल जाएगा घर का से, और हमको काम मिलते ही रहे। रोजगार बढ़ाया 25 दिन, तो उससे क्या है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट को जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सरकार ने बढ़ाया 125 दिन, उससे जनता में मतलब बाहर जाना पड़ता था कमाने के लिए, तो वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब गांव में ही रोजगार मिल जाएगा ज़्यादा। हमारी जो सरकार ने 100 दिन कर रखे थे, उसकी जगह ये इसको 125 दिन किए। ये बहुत अच्छा, सरकार का बहुत बड़ा कदम है, इसको उठाने में बहुत अच्छा काम किया है। और पहले क्या होता था, जिस आदमी को ग्रामीण में रोजगार की बहुत दिक्कत आती थी, 100 दिन करने के बाद में फिर आदमी बाहर पलायन करता था, वो आदमी को 125 दिन मिलने पे बहुत अच्छा वो महसूस होगा। मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको 100 की जगह और भी बढ़ा सके तो हम इसकी अपेक्षा करते हैं कि बहुत अच्छा काम है ये। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नए कानूनों ने ग्राहकों को मजबूती दी है। आज कई तरह के कंज्यूमर हैं, ये डिजिटल भी हुआ है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 670 जिला उपभोक्ता न्यायालय कार्यरत हैं। दिसंबर 2025 में ही लाखों उपभोक्ता मामलों का निराकरण किया गया। 17 रीजनल भाषाओं में कार्य किया जा रहा है। नई नई चुनौतियां आ रही हैं, हम समाधान कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन पर फाइन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचार करने वाले विभागों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षणशाला और DRDO के बीच MOU साइन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं की शिकायतों का डिजिटल निराकरण, क्वालिटी का आश्वासन और विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण संस्थाओं में आपसी समन्वय पर जोर दिया गया। साथ ही क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। Consumer safety and product quality remains core priorities of the Government of India, led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji. With the Bureau of Indian Standards (BIS) playing a pivotal role through standardization and certification and hallmarking, National Test House has been pillar of trust in India's quality assurance ecosystem. With India's legal metrology framework strengthens the consumer confidence while promoting the ease of doing business, and major reforms have also been undertaken under the Jan Vishwas initiative. जब टीवी पर आता है जागो ग्राहक जागो, तो मुझे लगता है कि इसका इतना प्रचार हुआ है कि एक अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी गांव में बैठा हुआ, वो भी समझ गया है कि अपनी कंप्लेंट को कहां पर हम किस नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। इस NTH का इतना प्रचार प्रसार हुआ है। भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से अलग अलग हमारे लैब खोलने का काम हो रहा है। तब मैं कहूँगा कि आज हम उपभोक्ता दिवस पर यह संकल्प लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप बैठा हुआ है, ये केवल मंत्रालय का ही ग्रुप नहीं है, ये वो ग्रुप है जो वास्तव में उपभोक्ताओं के हितों के लिए लगातार काम करता है। बुधवार को हरियाणा दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु सिख परंपरा को नमन किया और मुगलों से भिड़ने वाले वीर साहिबजादों के बलिदान को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो आज हिंदुओं का नामो निशान नहीं होता और पूरा भारत समाप्त हो गया होता। यही वजह है कि हम पर किए गए इनके उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सका है।
अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर रवम गुरु के जो उपकार हैं वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की, और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है मैं तो यहां बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। थाई कंबोडिया सीमा पर हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने के संबंध में विदेश मंत्रालय ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित एक हिंदू धार्मिक देवता की मूर्ति तोड़े जाने की रिपोर्ट देखी है। ऐसे अपमानजनक कृत्य दुनिया भर के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर से दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने, शांति बहाल करने और जानमाल के किसी भी और नुकसान और संपत्ति और विरासत को नुकसान से बचाने का आग्रह करने की बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को पहले एडवांसिंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स फोरम 2025 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की पब्लिक हेल्थ यात्रा एक निर्णायक, नतीजे देने वाले दौर में प्रवेश कर गई है। उन्होंने पब्लिक हेल्थ को आगे बढ़ाने में सामूहिक जिम्मेदारी और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो पीएम के आरोग्यम परमम भाग्यम के विजन और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के सिद्धांत के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर 2000 लोगों पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करना है। अब तक 30,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NQAS सर्टिफिकेशन मिला है। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया, टीबी और टीकाकरण में भारत की उपलब्धियों को उजागर करने वाली 4 रिपोर्ट जारी की। बुधवार को 15वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत का आयोजन पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से किया गया। इस पेंशन अदालत में 30 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी कुल 1087 शिकायतों पर सुनवाई की गई। इनमें से 815 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जो पेंशन भोगियों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में इस पहल की सफलता को दर्शाता है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। खिरानी में हुई हिंसा को लेकर असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने आरोपियों पर एक्शन की बात कही है। हरमीत सिंह ने कहा, पुलिस के पास हिंसा की सभी वीडियो और तस्वीरें हैं, जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी चीज़ को हासिल करने का जरिया नहीं हो सकती। सरकार समाधान खोजने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों से बात की जा रही है। भविष्य की बातचीत के लिए एक तारीख तय की गई है। कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति के बाद मंगलवार को असम सरकार ने दोनों जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ये घटना तब हुई जब पहाड़ी जिले में विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व जमीनों से अवैध कब्जा करने वालों को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य के घर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। Violence does not get anything for anybody. This is not going to help. We have all the videos, we have the faces, we will take legal action. We are being very restrained, but my appeal to the entire society is please explain to these boys, this is not going to help.
असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मैं वेस्ट कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है कि अशांति में 2 लोगों की जान चली गई। हम सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित लोगों के लगातार संपर्क में हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और सभी जरूरी सहायता प्रदान करेगी। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ सोने की चोरी नहीं बल्कि आस्था की अपवित्रता का गंभीर कृत्य करार दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि एसआईटी सच्चाई सामने लाने में सक्षम नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक अयप्पा भक्त के रूप में इन घटनाओं से मुझे गहरा दुख और पीड़ा हुई है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि 2015 में यूडीएफ शासन के दौरान बदली गई पवित्र पठिनट्टम पड़ी यानी कि 18 सीढ़ियों के कुछ हिस्सों के साथ बाद में छेड़छाड़ की गई और उन्हें लूट लिया गया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ और माकपा नेतृत्व वाली एलडीएफ दोनों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया। गौरतलब है कि इस मामले में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के 2 पूर्व अध्यक्षों समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। We have maintained from day one that these attacks, this corruption in Hindu temples in Kerala is not a recent phenomenon. It is something that has started way back. These kind of brokers, these kind of criminals like Unnikrishnan Poti have been fostered and developed under the patronage of, with the patronage of the Congress party and the CPM. There is no doubt. You can see the number of pictures that Sonia Gandhi has posing with this gentleman. Sonia Gandhi doesn't pose with the people unless there is a reason, and certainly she is not a Sabrimala Bhakt for her to suddenly start posing with Unnikrishna Poti. So why we all know, and that is why we have been maintaining from day one that this has to be investigated by a central investigative agency. This conspiracy goes back 10, 20, 25 years. Where it started, who started it, who are the Congress and CPM politicians that gave these kind of brokers and crooks patronage, who benefited. All this should be investigated. They should be prosecuted and sent to jail. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक पेपर क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि पिछले 8 से 9 महीने में 30,000 लोगों को रोजगार दिया है, जिसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा है कि हम अपने पीएम के विजन को लागू करके एक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद शंख एयर ने अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है। शंख एविएशन के मुताबिक उसके विमान इस समय तकनीकी समीक्षा से गुजर रहे हैं और भारत में डिलीवरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित शंख एविएशन ही इस एयरलाइन का संचालन करेगी। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से मुलाकात कर एयरलाइन की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में बेड़े को बढ़ाकर 20 से 25 विमानों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय और डीजीसीए की ओर से सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल देश में 9 अनुसूचित घरेलू एयरलाइंस संचालित हो रही हैं और शंख एयर की एंट्री से इस तेजी से बढ़ते बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की उम्मीद है। विश्व हिंदी परिषद ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में भारत को जानो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उद्देश्य हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में विशेष तौर पर प्रवासी भारतीय युवाओं को आमंत्रित किया गया था। ये युवा और उनके परिजन पीढ़ियों से विदेशों में रह रहे हैं। उन्हें अपनी
पूर्वजों की मातृभूमि से जोड़ने और उसके विषय में जानने के लिए इस तरह का आयोजन विश्व हिंदू परिषद व विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मुकुल कानितकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। I'm really thankful to the Vishwa Hindi Parishad for inviting us here and giving us a very good introduction about the Hindi language and the importance of taking our culture forward. I would like to extend my deep gratitude to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji for this program and for the facilitation of us to come to India and learn more about India. One of my highlights has truly been visiting various sites and initiatives, and especially the centralisation and focus for Viksit Bharat 2047. I'm very lucky that I'm very honoured that we are a part of this Know India program. The Vishwa Hindi Parishad and Prime Minister Narendra Modi for this opportunity. Us from Indian diaspora across the world have found home in India and amongst ourselves. Thank you for this experience. I look forward to say more about India abroad and learn more from India. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव रेप केस को लेकर के। उन्नाव रेप केस में सीबीआई बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। आरोपी सेंगर को सजा निलंबित करके जमानत देने का मामला है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला किया है। सीबीआई ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेशों का अध्ययन किया है और आरोपी सेंगर को सजा निलंबित करके जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला किया है। आरोपी ने अपील और जमानत याचिका दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जोरदार विरोध किया था। सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दायर की हैं। पीड़िता के परिवार ने भी सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया है। सीबीआई तुरंत इस आदेश को चुनौती देगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआई बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है सीबीआई के द्वारा। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न शहरों में लोग उत्साह और हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते दिखे। विशेष प्रार्थनाओं के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के आगमन के गीत गाए। तो कटक से, गुवाहाटी से, बेंगलुरु से, श्रीनगर, मुंबई, गोवा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट की वहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु लगातार चर्च में पहुँच रहे हैं विभिन्न शहरों में। वहीं दुनिया भर में क्रिसमस ईव पर विभिन्न शहरों में रौनक दिखी। चर्चों में मोहक सजावट के साथ बाजारों में भी धूम दिखी। लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म पर गीत गाए और खुशियां मनाई। तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं दुबई से, ब्रुसेल से, सेंट पीटर्सबर्ग रूस से, बोगोटा कोलंबिया, शिकागो यूएसए और लंदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि क्रिसमस आनंद और उत्साह का पर्व है जो प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह द्वारा मानव कल्याण के लिए किए गए बलिदान का स्मरण किया। साथ ही समाज में प्रेम, सद्भाव और सेवा की भावना को अपनाने का आह्वान किया। और आइए क्रिसमस को लेकर के जयपुर चलेंगे और साथ ही साथ बेंगलुरु चलेंगे। जयपुर से हमारे साथ अर्निशा दावले और बेंगलुरु से ज्योति दाफेदार हमारे साथ जुड़ रही हैं। दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले अर्निशा, आपसे हम जानना चाहेंगे जयपुर में किस तरह का माहौल देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिन से ही जयपुर के सभी चर्चों में डेकोरेशन का काम शुरू हो गया था। बहुत अलग अलग तरह की रोशनी, क्रिसमस ट्रीज़ और कलरफुल तरीके से चर्चों को सब सजाया गया। और अभी कुछ घंटों से, क्योंकि माना जाता है कि यीशु का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, जो अंधकार पे रोशनी का प्रतीक है, उससे पहले 12 बजे से पहले पिछले कुछ घंटों से यहाँ सब चर्च में यहाँ लोग आए हुए हैं। हमने अंदर देखा था कि बहुत भजन कीर्तन चल रहे हैं, प्रेयर्स हो रही हैं, सब एक साथ गा रहे हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही आनंद का माहौल है। ना केवल मतलब बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जयपुर के चर्च में और बहुत ही उत्साह के साथ सब एक साथ मिलकर बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं कि शांति की प्रेयर करी जा रही है, किस तरह से हम अपने अंदर भी शांति जगाएं और विश्व शांति की भी एक तरह से यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है और सभी बेसब्री से 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ज्योति दाफेदार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से, उनसे बातचीत करेंगे। ज्योति, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? बेंगलुरु में किस तरह के दृश्य हैं वहां पर? आज दुनिया भर में क्रिसमस ईव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अभी बेंगलुरु के शिवाजी नगर की सेंट मेरीज बेसिलिका चर्च में हूँ। ये तो वन ऑफ द मोस्ट टॉप इम्पॉर्टेंट चर्च है। मैं यहाँ पे हमारे वीडियोग्राफर को कहती हूँ पैन करने के लिए। आप देख सकते हैं वीडियो पे कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं यहाँ से इवनिंग से यहाँ पे हूँ, 8 बजे से देख रही हूँ लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और अंदर भी वैसे ही प्रेयर्स कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और पोप वहाँ पे एक शांति संदेश लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो में देखिए, वहाँ पे लाइट का डेकोरेशन है और सांता क्लॉज का आइडल भी है और बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सब लोग यहाँ पे यीशु क्रिस्त की जो जन्म हुआ था 12 बजे, तो उसी एक पल के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे चर्च के अंदर भी इतने ही लोग हैं और चर्च के बाहर भी लोग हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कितने लोग जमा हुए हैं। सो अभी पल बाकी है, 12 बजे चर्च के अंदर जाकर वहाँ पे प्रेयर करेंगे और यहाँ पे भी बहुत लोग हैं, कैंडल जलाकर वहाँ पे उनका प्रेयर कर रहे हैं और यीशु क्रिस्त और मेरी का आइडल भी बना चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। शाम से लेकर अभी तक लाइटिंग है और स्काई लैंप, सब जगह पे डेकोरेशन हुआ है। यीशु का जो आगमन है, जो जन्म हुआ है यीशु का, जो वेलकम करने के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सो ये एक चर्च है ना बेंगलुरु में, बहुत प्रसिद्ध चर्च है। सो यहाँ पे बच्चे भी है, इतने रात हुआ है लेकिन बच्चे हैं और युवा में भी है और फैमिली के साथ भी यहाँ पे क्रिसमस को मनाने के लिए आए हैं। क्रिसमस ईव के बाद कल सुबह भी यहाँ पे चर्च में आकर प्रार्थना करेंगे। तो हमने बहुत लोगों के साथ बात करने की कोशिश भी की, वो कह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ आए हैं, जो क्रिस्त की जो जन्म हुआ है वो हम सब यहाँ पे आकर मना रहे हैं और यहाँ पे प्रेयर भी कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं प्रेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक माहौल ऐसा बन चुका है, खुश का माहौल है यहाँ पे। ज्योति, अभी जब हम दोबारा आपके पास आएंगे, हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से वहाँ पर बातचीत भी करें। फिलहाल हम शिशिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, मुंबई में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, इस वक्त अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई इस वक्त जो है पूरी क्रिसमस की इस सेलिब्रेशन में जो है डूब चुका है। खासतौर पर मुंबई की बात करें तो मुंबई के जो प्रमुख चर्चेस है, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं वो माहिम इलाके का चर्च है, इसे माहिम चर्च भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो बैंड्रा चर्च है, तो ऐसे जो प्रमुख चर्चेस है मुंबई के, वहां पर इस वक्त जो है क्रिसमस की धूम हम देख रहे हैं। हालांकि कुछ ही मिनट बचे हैं मिडनाइट मास के लिए और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है, जो स्पेशली जो डिवोटीज है, वो इस वक्त जो है चर्च में आना शुरू हो चुके हैं। और हालांकि हम पिछले 1-2 घंटे से इस चर्च में और देख पा रहे थे कि कुछ लोग जो है बहुत जल्दी यहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मिडनाइट मार्च शुरू होता है तो ऐसे में चर्च में जाने के लिए एंट्री जो है वो कम मिलती है। तो इसीलिए जो है, चाहे फिर वो जवान हो चाहे फिर बूढ़े हो, हर कोई जो है यहाँ पर चर्च पहुँच चुका है। इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इस वक्त माहिम चर्च में हूँ, ये नज़ारा सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस प्रकार से मुंबई में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। और हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे युवा है, साथ ही साथ कई सारे बुजुर्ग यहाँ पे लोग जो है इंसान जम चुके हैं और थोड़ी देर में जो है मिडनाइट मास जो है यहाँ पे शुरू होने वाला है। जहाँ तक मुंबई के चर्चेस की बात करें तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे लाइटिंग्स की गई है, यहाँ पर जो है क्रिसमस ट्री बनाई गई है, तो ऐसे में डेकोरेशन जो है चर्चेस पे किया गया है।
और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस प्रकार से हम फादर्स की बात करेंगे तो हालांकि अब मिडनाइट मास शुरू होगा, उसके बाद जो है उनका स्पीच होगा और उसके बाद कैरल जो है वो गाए जाएंगे। एक पूरा ट्रेडिशनल माहौल जो है वो यहाँ पर चर्चेस में हम देख पा रहे हैं, डिवोशनल माहौल हम देख पा रहे हैं। हालांकि मुंबई की बात करें तो चंद्रशेखर, मुंबई अगर देखा जाए तो चकाचौंध होती है। हालांकि हर रात को जो है हम मुंबई देख पाते हैं कि लोग यहाँ पे काफी कम सोते हैं, लेकिन ये क्रिसमस का मौका है तो ऐसे में कई सारे लोग इस वक्त रास्ते पर है, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन इस वक्त जारी है। और इसीलिए मुंबई के अलग अलग इलाके, फिर चाहे हम बात करें पश्चिमी मुंबई की या फिर हम बात करें जो ईस्टर्न मुंबई सबर्ब्स है, वहां पर भी अमूमन जिस प्रकार से चर्चेस है यहाँ पर इस प्रकार से डेकोरेट किया गया है और हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि हमने यहाँ के जो फादर है उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर साल जो है इस प्रकार से माहौल चर्चेस में दिखाई जाता है और खास तौर पर हम बात करें क्रिसमस की, तो क्रिसमस कहीं ना कहीं एक प्यार का, सद्भावना का एक ऐसा पर्व है जहां पर सभी लोग जो है, सभी धर्म के लोग जो आते हैं, खासतौर पर क्रिश्चियन तो होते हैं, लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई एक मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। यहाँ पर सभी धर्म के, चाहे फिर वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई जो है इस त्योहार में जो एक साथ आता है, अलग अलग त्योहार में एक साथ आते हैं और यही नज़ारा मुंबई में आज हम देख पा रहे हैं। खास तौर पर मुंबई में जिस प्रकार से प्रिकॉशंस लिए गए, चूंकि मैंने कहा कि इस वक्त लोग रास्ते पर है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो अथॉरिटीज है वो भी काफी सजग है और इसीलिए फिर चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या फिर बीएमसी हो या फिर मुंबई पुलिस हो, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस को तैनात किया गया है। खास तौर पर जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये जो है ध्यान में रखा गया है। और जो मिडनाइट मास की हम बात कर रहे हैं, हालांकि जस्ट अभी हम देखा जाए तो 10-15 मिनट ही बचे हुए, तो ऐसे में जो लोग हैं वो इस वक्त अंदर चर्च में जा रहे हैं मिडनाइट मास के लिए। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है ये पूरा सेलिब्रेशन होगा और उसके बाद अगले दिन की अगर हम कल सुबह की बात करें तो यही नज़ारा सुबह भी हम देख पाएंगे। कुछ लोग जो है मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए जो है चर्चेस में आते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर चर्चेस द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं। जी शिशिर, कल के लिए क्या कुछ तैयारी है लोगों की? कल कैसे क्रिसमस मनाने वाले हैं वहाँ पर लोग? बिल्कुल, हालांकि मिडनाइट मास जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में शुरू होगा। मिडनाइट मास के बाद जो एक पूरी प्रोसेस होती है, कैरल सिंगिंग होती है, एक डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते हैं। अमूमन सभी चर्चेस में हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से माहौल देखते हैं। खास तौर पर लोगों को आप दिखाना चाहेंगे कि लोग किस प्रकार से खुश हैं। अलग अलग जो है परिधान पहन के जो है इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए हैं। खास तौर पर जो युवा है वो यहाँ पर आए हैं और यही माहौल जो है कल भी रहेगा, क्योंकि मिडनाइट मास के बाद कल सुबह जो है जो लोग हैं मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए खास तौर पर जो है चर्चेस में आते हैं। सुबह 8, 9, 10 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त जो है मोस्टली जो है लोग यहाँ पर मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए आते हैं। एक मैसेज होता है, खास तौर पर एक स्पीच दिया जाता है और साथ ही साथ ये स्पीच होता है कि किस प्रकार से जो है लोग प्यार से एक साथ रहे, ये कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो भी दिया जाता है। तो ऐसे में चाहे खास हो, आम हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तैयार होकर जो है इस पूरे सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं और यही नज़ारा हम कल सुबह भी देख पाएंगे। जी चंद्रशेखर। जी बिल्कुल। शिशिर के बाद हम बेंगलुरु चलेंगे। ज्योति दाफेदार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, आपके पास अगर वहाँ पर कुछ लोगों से आप बात कर सकें, कुछ लोग हमारे दर्शकों के लिए वहाँ पर कैरल गा सकें। ज्योति। बिल्कुल, मेरे साथ बहुत लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ बच्चे भी आए हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, निर्मला। ओके, आप बैंगलोर से हाँ। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आए हैं? हाँ, हमेशा हर में एवरी ईयर विल बी कमिंग ईयर। ओके, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि ज़्यादा है। ओके, मेंटेन कर रहे हैं, परवाह नहीं। नहीं, आप बच्चे के साथ भी आए हैं, अभी तक सोए नहीं है, उनमें भी वो डिवोशनल फीलिंग नजर आ रही है। यस यस। आपको कैसा लग रहा है? मतलब फैमिली के साथ आया? हाँ, हमारा फैमिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अभी रात 12 बजे बजने के लिए बहुत मतलब इसी टाइम अच्छा लगता है ना, इसलिए लाइटिंग हो सब। क्या आपको लाइटिंग देखकर, डेकोरेशन देखकर कैसा लग रहा है यहाँ पे? Everything was very good actually. Everyone can come and visit Bangalore Shivaji Nagar. Thank you. You come along with your friends or family? Along with my family and friends both. Okay, how you are going to celebrate the Christmas tonight and tomorrow? Yeah, tonight, tomorrow, whole day. Okay. I would like to. How you are going to celebrate it? By exploring only. That's it.
So you come to church on tomorrow also? Yeah. No, tonight I am going to stay here only by roaming here and there. Okay. You are going to pray here? Yeah, already I did. One more time I need to go inside. Okay. हम लोग कैसे शिवरात्रि बनता है ना, जैसे ही हाँ वो क्रिसमस करता है, हम लोग शिवरात्रि बनता है ना, ऐसे ही वो क्रिश्चियंस है वो ऐसे करता है। ओके, आप हर साल यहाँ पे आती है? हाँ, हर साल। आपको कैसा लगता है, मतलब इतना लोग, अभी भी देखिए 12 बज चुका है फिर भी लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। करना है ना, हमारा हिंदुस्तान है, हम तो एंजॉय करना है इसलिए। ओके, अब कितने वक्त तक यहाँ पे रहेंगे? 2 बजे तक। क्या क्या प्लान्स है अभी प्रेयर करने के बाद? केक कटिंग? नहीं वो सब कुछ नहीं, जस्ट शॉपिंग करना है बस। तुम बात करोगी? आप फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए, कितने वक्त, कब आए? 6 o'clock मैंने। कब आए थे यहाँ पे आप? और 9 o'clock, at 9 o'clock वैसे आए थे। आप सांता क्लॉज की टोपी भी पहनी है? It was an amazing experience to come here because I was in Delhi for 2 years. And we came now here to celebrate. For the first time you are coming to here? Yes. Okay. So how you are going to celebrate Christmas for 2 days? We'll see. And tomorrow. So you come along with your friends or family? Family. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, उनका डिवोशनल फीलिंग भी है। मैं वही पूछ रही हूँ, 12 बज चुका है फिर भी वो एक हैप्पीनेस उनके फेस में है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अभी वो कह रहे हैं कि आज भी हम यहाँ पे चर्च आएंगे और कल सुबह भी चर्च आएंगे और प्रेयर करेंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया विजुअल्स में, 8 बजे से ही लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। तो यहाँ पे और एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ, अभी बहुत लोग जमा हो रहे हैं क्योंकि 12 बजने में अभी कुछ ही पल बाकी है। तो यीशु क्रिस्त की जो जन्म हुआ है वो पल यहाँ पे वो एक क्षण वो पाने के लिए वो सब लोग आए हैं। तो अंदर प्रेयर्स चल रहा है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, सांता क्लॉज के कैप पहनकर आए हैं और वहाँ पे सांता क्लॉज की आइडल भी है और लाइटिंग, डेकोरेशन। ये एक चर्च है ना, बहुत ही 17th सेंचुरी का चर्च है। तो बहुत माना जाता है यहाँ पे क्रिसमस नहीं ना ही केवल क्रिसमस, एवरी संडे भी यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, प्रेयर करने आते हैं। तो विजुअल से ही पता चलता है कितने लोग आए हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए। दुनिया में हर जगह पे क्रिसमस का एक जश्न है और बेंगलुरु में भी उतना ही जश्न से उतना ही ऐसे। ठीक। ज्योति, हम थोड़ा सा जयपुर भी चलेंगे। अर्निशा वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। अर्निशा, कल के लिए क्या कुछ तैयारी है लोगों की, किस तरह से कल क्रिसमस मनाएंगे? और आप थोड़ा सा वहाँ के दृश्य भी दिखाइए चर्च के, किस तरह से वहाँ पर सजाया गया है चर्च को। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगी चर्च को किस तरह से सजाया गया है। यहाँ पे बाहर भी पूरी लाइटिंग की गई है चर्च में भी, और बहुत सारे लोग अंदर भी मौजूद हैं और बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि मेरी सहयोगी ने बताया कि कुछ ही पल बाकी हैं 12 बजने में। तो इस दिन से ही पूरी डेकोरेशन शुरू हो गई थी, ग्रीन, रेड और बहुत सी लाइट्स लगाई गई हैं। और यहाँ बाहर भी अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, पूरी झांकियाँ सजाई जाती हैं कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसके लिए झांकी बनी हुई है पूरी। और इसको अंदर पे रोशनी का प्रतीक मानते हैं। और आपको बता दूं कि अभी भी प्रेयर जारी है, पिछले 8-9 बजे से यहाँ पे प्रेयर्स हो रही हैं और प्रेयर जारी। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनका उत्साह के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? हाय, आई एम सोनल। अभी यूजुअली कम हेयर अराउंड 12, तो अभी बस वही जीसस का बर्थ के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। जो एक्साइटमेंट है वो एक्सपीरियंस करने के लिए। सो अभी मैं अपने बच्चों को भी लेके आई हूँ टू सी ऑल दैट। जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है लोगों में अपने बच्चों के साथ। रात के 12 बजने वाले हैं और आपको बता दो कि जयपुर में थोड़ी ठंडक भी शुरू हो गई है, परंतु ठंड को पूरा पीछे करते हुए लोग इस उत्साह में, क्योंकि साल भर इंतज़ार रहता है लोगों को क्रिसमस का, तो ना केवल क्रिश्चियन समुदाय के लोग परंतु और भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि जयपुर भी एक पर्यटन नगरी है। तो बहुत से लोग जयपुर आते हैं और अब से पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया और बच्चों की छुट्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो लोग आना शुरू कर देते हैं और इन सब सेलिब्रेशंस में भाग लेते हैं। आइए किसी और से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। जी
या है। हर साल की तरह यहाँ इस बार भी बहुत उत्साह के संग लोग आए हुए हैं और हम सब यीशु मसीह के जन्मदिन का ही वेट कर रहे हैं और उसके बाद सब अभी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाई देंगे। तो या वी आर वेटिंग। कल सुबह क्या कुछ होता है, कल के बारे में कल सुबह फिर ऐसा रहेगा कि एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, गिफ्ट्स देंगे एक दूसरे को एंड एवरीबडी सेलिब्रेट टुगेदर। सो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल, बड़ों के साथ साथ सबसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार रहता है क्योंकि क्रिसमस ही एक ऐसा त्यौहार है जब सब पैक करके एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं और अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनते हैं, स्पेशली जो केक्स बनते हैं उसका भी सबको इंतज़ार रहता है। और मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो चर्च है, यहाँ पे इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से ही, जैसा कि फादर ने बताया, कि कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर दिए थे ताकि लोगों को जोड़ सकें, कुछ फोटो मेकिंग, कुछ पोस्टर मेकिंग, पोइट्री मेकिंग, ताकि लोगों को और ज़्यादा इस त्यौहार से जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है, मतलब कैरोल सिंगिंग वगैरह हो रहा है, उसके साथ साथ और भी चीजें यहाँ हो। कल भी यहाँ बहुत बड़ा कार्निवल ऑर्गेनाइज होगा जहाँ पे बहुत सी स्टॉल्स लगेंगी, लोग अपने घर से बनाए हुए व्यंजन भी लाएंगे और बहुत सारे खेल भी होते हैं, साथ में म्यूजिक प्रोग्राम भी होता है। ये सब कुछ यहाँ पे कल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सुबह सुबह प्रेयर्स होंगी, गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे और शाम तक ये पूरा इसका जश्न मनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे संवाददाताओं का, ये तमाम जानकारियाँ देश के विभिन्न शहरों से हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन को भी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से मैरी क्रिसमस। नमस्कार।